जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन एवं श्रेणी क्रम संयोजन के फार्मूले पर आधारित यहाँ पे न्यूमेरिकल समझने वाले हैं। जैसे आपके सामने रखा हुआ है ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, और एक बार 2014 में भी आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन टाइप मतलब ये जटिल क्वेश्चन होते हैं, जटिल परिपथ बोले जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइप मतलब ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं, लेकिन इनको कैसे हल करना है, किस फार्मूले पे हल किया जाएगा, किस फार्मूले से ये हल होते हैं, वो फार्मूले कैसे आते हैं। अगर आपको वो फार्मूले चाहिए कि वो फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है, प्रूफ कैसे किया जाता है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप बोल सकते हैं कि संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देखिएगा। पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे ओनली हम केवल फार्मूला बताएंगे और फिर उस पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं। जब बात श्रेणी क्रम की जाए तो फार्मूला क्या होता है। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला आता है, मान लीजिए श्रेणी क्रम में कहा जाए 3 संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो उसके लिए तुल्य धारिता आएगी 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्योंकि 3 संधारित्र किसमें जुड़े थे, 3 संधारित्र हमारे जुड़े हुए थे श्रेणी क्रम में, ठीक है। और यदि कहा जाए वो समांतर क्रम में लगे, किसमें लगे हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसे ही बनाओगे। एक ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। C1 C2 C3 तीन संधारित्र जो हैं, इनकी धारिता है C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता है C3, और ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। श्रेणी क्रम अगर आप पहचानना नहीं जानते हैं तो यहाँ पे तो हम बता ही देते हैं, और डिटेल से बताया गया है वीडियो में, ठीक है। जो वीडियो हम संधारित्र पर बनाए हुए हैं श्रेणी क्रम वाला, उस पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस आपको इतना देखना है, पहला संधारित्र दिखा, इसकी ये पहली प्लेट होती है, दूसरी, ये पहली, ये 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 दूसरी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से अगर जुड़ी है, मतलब दूसरे संधारित्र के फर्स्ट प्लेट से अगर जुड़ी हुई है, ये वाला संधारित्र से जुड़ा है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, वो दोनों श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। अगर तीसरे वाले को देखो तो दूसरे वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये तीनों अब किस में कहलाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। आप समांतर क्रम के लिए फार्मूला डायरेक्ट होता है, अगर तुल्य प्रतिरोध इनका तीनों का मान है C, तो समांतर क्रम में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये तीनों डायरेक्टेड जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्टेड जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिए। अगर आपको दी गई धारिताओं का मान कुछ भी दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो, दी गई धारिताओं, दिए गए संधारित्र मतलब जो है उनकी अलग अलग धारिता होगी ना, ठीक है। तो आपको जो संधारित्र दिए गए हैं उनकी कुछ धारिता होगी। अगर उनकी धारिताएं, अगर उनकी धारिता जो है वो क्या है, अलग अलग है, और आपको दिए गए संधारित्र की धारिता से ज्यादा धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करना है, तो उन तीनों को उठा करके सूत्रों को जोड़ देना, समांतर क्रम में ज्यादा धारिता वाला संधारित्र मिल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर दही में हो जाएगा, दिमाग पे बिल्कुल मट्ठा की तरफ हो जाएगा, चूर हो जाएगा, कुछ और समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो स्क्रू टाइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या करना है, अगर इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े और तुमको कम धारिता वाला संधारित्र चाहिए, तो आप उठा करके श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, और जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ोगे दी गई धारिता से भी कम धारिता वाला संधारित्र मिल जाएगा, दी गई धारिता से भी कम धारिता वाला संधारित्र मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रूफ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये बात जो हम बोले हैं ये सही होगी कि नहीं होगी। फार्मूला अब याद कर लेना, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करवाते हैं जो आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये कहता है कि दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।
दिए गए परिपथ में तुल्य धारिता ए व बी के बीच ज्ञात करिए। तार ये थोड़ा खींच के हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, इसको खींच के भी सीधा कर सकते हैं। तो हमको केवल ए व बी के बीच में तुल्य धारिता टोटल कैपेसिटेंस चाहिए ना, टोटल धारिता कितनी होगी। तो हम यहाँ पे देखिएगा, अभी हम पहचान बताए थे, ये पहला संधारित्र हो गया, दूसरा संधारित्र, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी है, तो ये दोनों किसमें कहलाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, इनका नाम मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, C4 ये है। ये चार संधारित्र हैं, ये चारों चचा यहाँ जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं में है ये नहीं पता है, लेकिन ये दोनों पता ये और ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो लिख लेंगे हम C1 व C2 श्रेणी क्रम में, काहे में है बाबू, श्रेणी क्रम में। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, 1 अपान वाला। कौन सा फार्मूला लगाओगे, 1 अपान वाला। 1/C डैश हम मान लेंगे इसकी तुल्य धारिता, C तो हम लास्ट में जब आएगा फार्मूला तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे 1/C डैश, इन दोनों की टोटल धारिता जो है, तुल्य धारिता जो है, कुल धारिता जो है, मतलब जितना ये दोनों मिलके काम करते हैं। तुल्य का मतलब होता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति 1 बीघे खेत में काम करते हैं, या 1 बीघे खेत गोड़ते हैं, ठीक है। कितने दिन में, मान लिया 2 व्यक्ति 1 बीघे खेत को गोड़ देता है 2 दिन में। और ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाइएगा जो अकेला वो व्यक्ति उस खेत को 2 दिन में जोत दे या खोद दे या गोड़ दे, तो कहा जाएगा ये ससुरा अकेला इन दोनों के बराबर तुल्य, मतलब जितना काम ये दोनों मिलके 2 दिन में कर रहे हैं, उतना काम वो बकलोल अकेले कर लेता है, तो पावरफुल हुआ ना, तो वो तुल्य होगा उसके। तो तुल्य का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, उसकी तुल्य धारिता C डैश है, तो यहाँ पे मान हो जाएगा C1 प्लस C2 जोड़ के आएगा ना। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान 2 माइक्रोफैरड है और इसका मान भी 2 माइक्रोफैरड है। अब बड़ी समस्या ये बच्चों को आती है कि ये भिन्न सूत्र हल कैसे किया जाए। 1/2 का मतलब आधा होता है ना, 1/2 का मतलब आधा, जैसे एक चपाती का आधा कर दीजिए तो आधा इधर आधा उधर, और आधा मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक चपाती मतलब रोटी, एक चपाती को बराबर बराबर 2 हिस्सों में काट दीजिए और दोनों को फिर जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब है एक मिल जाएगा। तो 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/2 का मतलब आधा होता है, दोनों जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, एक। कितना मिलेगा, 1 माइक्रोफैरड। ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो आधार अगर समान होते हैं, क्या होते हैं, आधार अगर समान होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ते हैं। ऊपर वाले क्या होते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं। 1 + 1 = 2, मतलब 2/2 मिलके क्या हो जाएगा, 1। ऊपरवा भी 2 है, निचवा भी 2 है, ऊपरवा भी 2 और निचवा भी 2, दोनों के दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 माइक्रोफैरड ये आ गया। अब आगे समझते हैं। अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, इन दोनों की जगह पे कौन बैठेगा। अब देखते हैं इन दोनों की जगह पे कौन बैठेगा, वो बैठेगा 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र, जिसका मान C डैश निकल के कितना आया है, 1 माइक्रोफैरड। क्योंकि जब इसका उल्टा करोगे तो एक का उल्टा एक ही होता है। इतनी बात समझ में आई। एक नया डायग्राम देखते हैं क्या बनेगा। आप दुआ, हाँ, आप इसके जगह पे कौन बैठेगा, इसके जगह पे 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र। फिर आगे कौन लगा था, नीचे था ये 5 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र था। फिर ऐसे 6 माइक्रोफैरड का है, ये बिंदु बी है, और ये आकर के ए, ये ए बिंदु है, ये बी है, ये C3 था, ये C डैश है और ये C4 है, ठीक है। बाकी मान वगैरह ऊपर रखे हैं, लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा C डैश और C3 दोनों काहे में है, दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में है गुरुवार, ये कैसे पहचान लिया, ये हम ऐसे पहचान लिया कि इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट देखो एक ही बिंदु से जुड़ी है, इसकी दूसरी प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी है। कहा जाता है कि दिए गए संधारित्रों की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट किसी अन्य बिंदु से जुड़ी होती है, तो वो सारे संधारित्र क्या कहलाते हैं, समांतर क्रम में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समांतर क्रम में कहलाते हैं। तो ये दोनों के दोनों काहे में हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में कहलाएंगे। आखिर आपको बात समझ में आ गई होगी ना। नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और भी अच्छी कोशिश करेंगे कि हम कैसे आपको समझा।
ठीक है, इससे बेहतरीन कोशिश करने की सोचेंगे कि हाँ कौन सा दिमाग लगाएं कि हम तुम्हारे तक इस चीज को पहुंचा पाएं। तो यहाँ समझिएगा, ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में, तो लिखेंगे सी डैश व सी थ्री, ये पूरा सी डैश है, ये सी थ्री, तो सी डैश व सी थ्री समांतर क्रम में, काय में है, समांतर क्रम में समांतर क्रम में है, सी डैश व सी थ्री समांतर क्रम में। अब ये अगर दोनों समांतर क्रम में है तो फार्मूला होता है डायरेक्ट जुड़ेगा, तो इन दोनों का जो तुल्य मानेंगे हम वो सी डबल डैश मान लेते हैं, वो बराबर होगा सी डैश प्लस सी थ्री के। सी डैश का मान आया था 1 और सी थ्री का मान है 5, अगर वहां नहीं लिखा तो यहाँ तो लिखा हुआ है, सी थ्री का मान 5 माइक्रो फैरेड है। अब देखो 1 और प्लस 5 बराबर 6 माइक्रो फैरेड होता है, सबको पता है। तो अब सी डैश का मान 6 माइक्रो फैरेड आ गया, तो अगला स्टेप यहाँ पे कौन सा होगा, स्टेप नंबर थर्ड होगा। देखिए स्टेप नंबर थर्ड, इन दोनों की जगह पे अब कौन आएगा, इन दोनों की जगह पे आ गया हमारा सी डबल डैश। फिर ऐसे था, देखिए ये ऐसे जा करके ऐसे बिंदु ए था, और ये ऐसे जा करके ऐसे बिंदु बी था, ऐसे, ठीक है, ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी था। ये कितना था, ये C4 था, ये कौन था, सी डबल डैश था। तो देखिए सी डबल डैश का मान आया है 6 माइक्रोफैरेड और C4 का मान आया है 6 माइक्रोफैरेड। C4 बाबू किसके बराबर है, 6 माइक्रोफैरेड के बराबर है। अगर अब देखा जाए इस तार को खींच के, इस तार को खींच के इसको ऐसे कर दो और इसको खींच के वैसे कर दो तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ए बिंदु इधर रहेगा, बी बिंदु इधर रहेगा, ये सी डबल डैश हो जाएगा, ये C4 हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो ये दोनों तुमको काहे में दिख रहे हैं, ये दोनों ससुरात दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में। आप जब श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं तो फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, ये वाला, कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो लिखेंगे सी डैश सी डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में, काहे में है, श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। हम मान लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता 1/C है, सी इसकी तुल्य धारिता होगी, तो 1/C डबल डैश प्लस 1/C4 इज इक्वल टू 1/C डबल डैश। 1/C डबल डैश जो है, 1/C डबल डैश जो है, 1/C डबल डैश, 1/C डबल डैश, ध्यान से देखिएगा, 1/C डबल डैश की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मान कितना आया था, 6 आया था ना, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, प्लस C4 का मान कितना आया था, 6 आया था, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, ठीक है। तो 1/C इज इक्वल टू 6 और 6, हमने बताया था अगर नीचे वाले समान होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ेंगे, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है। तो जब यहाँ दोनों जगह 6 है तो इसको हल करोगे तो इन दोनों में से जो बढ़िया लगता है उसको लिख लीजिए, छोटी लाइन मिलके बड़ी लाइन हो जाती है, और एक डायरेक्ट जुड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा 1/C इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/C इज इक्वल टू आ गया 2/6। अब 2/6 को पलट दीजिए तो यहाँ C बराबर हो जाएगा 6/2, मतलब आ जाएगा 3 माइक्रो फैरेड, समझ पा रहे हैं, 3 माइक्रो फैरेड। अर्थात हम आंसर लिख सकते हैं C बराबर 6 नहीं 3 माइक्रो फैरेड। C बराबर कितना आ गया, 3 माइक्रो फैरेड। ये है इसका छोटा सा और सुंदर सा आंसर। यहाँ पे हल करोगे तो अगला स्टेप कौन सा आ जाएगा, अगला स्टेप नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे इन दोनों को श्रेणी क्रम में हल करने के बाद कौन मिलेगा, 3 माइक्रो फैरेड का, ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे। चलिए देखिएगा, अब इसको हम रफ कर देते हैं।
ये कुछ ऐसा डायग्राम को ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये बाबू 200 माइक्रो फैरेड दिया गया है, ये भी 200 माइक्रो फैरेड दिया गया है, और ये वाला 100 माइक्रो फैरेड है, और ये भी 100 माइक्रो फैरेड। कितने का है? 100 माइक्रो फैरेड। 100 माइक्रो फैरेड का ये भी है, 200 200 ये है, और 100 माइक्रो फैरेड ये है। पूछ रहे हैं कि ए व बी के बीच में तुल्य ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं? ए व बी के बीच में तुल्य धारिता, सॉरी, तुल्य धारिता क्या होगी। प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, प्रतिरोध नहीं, धारिता है, ठीक है। मतलब तुल्य धारिता पूछ रहा है क्या होगा ए और बी में। तो एक बात देखिएगा, अगर हम बी को पकड़े और ऐसे हुमच दे कस के, तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा कि नहीं, और फिर इसको इधर कर दें। तो अगर हम पहले इसको हल कर लें, या पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो ये दोनों पहले हल कर लें, फिर ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, और फिर ये वाला और जो यहाँ पे आएगा वो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब क्या है, अब हम समझेंगे, यहाँ पे देखिए लिख देंगे, लिखेंगे। इसका नामकरण पहले कर लेते हैं। ये हो गया C1, और ये हो गया C2, और ये हो गया C3, और ये हो गया C। ये स्टेप नंबर कौन सा है? ये स्टेप नंबर है फर्स्ट। ये कौन सा स्टेप है? ये स्टेप नंबर है फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है C2 C3 और C1, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, C2 और C3 जो है वो श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसकी पहली प्लेट और सॉरी, इस संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब यही है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। काहे में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। C2 व C3 काहे में है? श्रेणी क्रम में। C2 व C3 अगर श्रेणी क्रम में है, C2 व C3 अगर श्रेणी क्रम में है, C2 व C2 व C3 श्रेणी क्रम में, काहे में है? C2 व C3 जो है श्रेणी क्रम में है। तो अब इसको हम फार्मूला लगा लेंगे, तुल्य 1/C डैश मान लेंगे। इसका क्या है? तुल्य धारिता है इसकी। तो 1/C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए। C2 का मान कितना है? 200। कितना मान है? 200। C3 का मान भी कितना है? 200। अभी हमने बताया था अगर नीचे वाले हर समान होते हैं तो जो बढ़िया लगता है उसको लिख लीजिए, इनमें से जो पसंद हो वो लिख लीजिए। तो हम मान लिया इस वाले 200 को लिख लिया। छोटी लाइन मिलके बड़ी लाइन हो गई, तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ेंगे, 2 आ जाएगा। ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 200, मतलब 2/200। ये किसके बराबर आया? 1/C1 के, C डैश के। तो अब 1/C डैश इज इक्वल टू आया हुआ है 2/200, ठीक है। और हमने माना था कि इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो ओनली C डैश है, ना कि 1/C डैश, ओनली C डैश है। तो इसको पलट दीजिए, जैसे ही को उल्टोगे तो ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 200/2, और 200/2 को कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 100 माइक्रो फैरेड। तो C डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइक्रो फैरेड। कितना हो जाएगा? 100 माइक्रो फैरेड। C डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइक्रो फैरेड। इतनी बात समझ में आ गई ना? 100 माइक्रो फैरेड हो गया। अब आपको ये समझना है, अब ये डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें परिवर्तन क्या होगा। इसका रूप रंग देखिए थोड़ा बहुत बदल गया है। इसका रंग रूप देखिए कैसे बदलेगा। इसके जगह पे तो सेम रहेगा, ऊपर वाला कहीं नहीं जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। लेकिन बिचवा वाले की जगह में कौन आ जाएगा? सिंगल एक आ जाएगा, ये, ठीक है। ये आ गया सिंगल, ये दोनों को मिला के एक सिंगल बन गया। ये कितना है? ये आया है C डैश। कितना आया है? C डैश। अब इसका नाम भी बदल गया है, पहले ये दोनों थे हमारे C2 और C3, और यहाँ पे आ गया है इन दोनों को मिला के कौन बन गया? C डैश। और C डैश का मान कितना आया है? 100 माइक्रो फैरेड। कितना आया? 100 माइक्रो फैरेड। और उसके बाद में एक नीचे भी लगा हुआ है, ये
फिर ऐसे बिंदु ये बी है और फिर ऐसे मोड़ करके बिंदु ए ऐसे दिया गया है, इस टाइप से है। और ई का मान भैया कितना C4 है, ये सी डैश और ये कितना है C1 है, क्या है C1। तो अब C1 और C डैश ये मत समझना कि C4 भी समांतर क्रम में है, ये तार जुड़ा नहीं है, अगर जुड़ा हुआ होता तो ये तीनों समांतर क्रम में, बस इसमें बात यही थी, यही पहचानने वाली बात थी, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए व बी के बीच तुल्य धारिता चाहिए तो ये सबको समांतर क्रम में समझ लेगा और सबको समांतर क्रम समझ करके सबको जोड़ देगा, आंसर हो जाएगा, हुआ बवाल खत्म, 5 नंबर गया। समझे, समझ पाए नहीं? इसीलिए कहते हैं पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वाले ए बी जुड़ा तो है नहीं, ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, इसको पकड़ के ऐसे हुमत से खींचा जा सकता है इधर, जब इसको ऐसे खींचोगे तो ये तार ऐसे सीधा हो जाएगा, तो ये और ये केवल समांतर क्रम में रह जाएंगे, ये पूरा श्रेणी क्रम में रहेगा, अभी देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया सी डैश, तो सी डैश ये रहा और C1 ये रहा, तो C1 और सी डैश किसमें है, समांतर क्रम में, क्योंकि C1 व सी डैश समांतर क्रम में, काहे में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। C1 व सी डैश, C1 व सी डैश जो है वो समांतर क्रम में, जब C1 व सी डैश समांतर क्रम में है तो हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, कहेंगे सी डबल डैश जो है इन दोनों के बराबर है, तुल्य है, इन दोनों को मिला के ये जितना दोनों काम करते हैं उतना अकेले काम करेगा सी डबल डैश, ये दोनों मिलके जितना काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके जितना काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके जितना काम कर रहे हैं वो अकेले करेगा सी डबल डैश, वो अकेले करेगा सी डबल डैश, इसी को कहते हैं तुल्य, इसी को क्या कहते हैं, तुल्य मतलब बराबर, तुल्य मतलब बराबर। तो सी डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, सी डैश प्लस C1 हो जाएगा। अब सी डैश का मान कितना आया था, 100 माइक्रोफैरड, यहाँ 100 रख दीजिए, ठीक है। और फिर C1 का मान कितना था, वो भी 100 था, तो उसको भी 100 रख दीजिए, ठीक है। तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोफैरड, ये आ गया हमारा सी डबल डैश का मान, सी डबल डैश का मान आ गया, सी डबल डैश इज इक्वल टू 200 माइक्रोफैरड। ये स्टेप नंबर सेकेंड था, चाहो तो आप डायग्राम से भी कर सकते हो, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया और अगला तीसरा स्टेप आएगा, ठीक है। और जो भी मान आता जाएगा उसको आप रखना पड़ेगा, जैसे इसका मान कितना था 100 और इसका मान भी कितना आया है 100 और इसका मान भी कितना दिया है 100, ठीक है। अब अगला स्टेप जो आएगा वो स्टेप नंबर थर्ड होगा और इन दोनों की जगह पे कौन बैठेगा, इन दोनों की जगह पे बैठेगा सी डबल डैश, और फिर ऐसे वायर है, ऐसे बी वाला दिया गया है, ऐसे जा करके ये दोनों की जगह पे आ गया और इसकी जगह पे कुछ ऐसे बना हुआ था, और फिर ये मान लो बिंदु बी हो गया, या ऐसे जाकर बिंदु ए, ये और ये बी हो गया, ठीक है। तो सी डबल डैश का जो मान आया था, सी डबल डैश इज इक्वल टू आया है हमारा 200 माइक्रोफैरड, कितना आया है 200 माइक्रोफैरड, और और नीचे कौन था, C4 था, कौन था C4, तो C4 का मान कितना है, C4 का मान 100 माइक्रोफैरड है, कितना है 100 माइक्रोफैरड, कितना है 100 माइक्रोफैरड। तो अब यहाँ पे समझिएगा सी डबल डैश और C4 ये 100 है, ये 200 है। अब तुमको क्या दिख रहा है, समांतर क्रम दिख रहा है ना, समांतर क्रम यहाँ पे हो सकता था, है नहीं यहाँ पे, अगर इन दोनों को बकलोलों को जोड़ दो मिला के, इनको दोनों को पकड़ के इसे जोड़ दिया जाए तो ये समांतर क्रम में हो जाएगा, लेकिन अभी ये समांतर क्रम में इसलिए नहीं है क्योंकि ये जुड़े नहीं है, अगर ये दोनों जुड़ जाए तो समांतर क्रम में हो जाएगा, लेकिन ये जुड़ेंगे क्या अपने आप है, जबरदस्ती कैसे जोड़ दोगे, जिसको नहीं मिलना चाहता है तो काहे मिला रहे हो उसको, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, जब वो मिलना ही नहीं चाहता है तो काहे मिला रहे हो, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ए को इधर खींच सकते हो, जब इसको इसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ये तार पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, तो खींचोगे तो ये सीधा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा, देखिए इसको इधर पहुंचे तो 100 माइक्रोफैरड मतलब ये C4 है और ये सी डबल डैश है और ये बी बिंदु है, क्या है बी बिंदु, ये कौन सा बिंदु है ए, तो ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 4 है, और इन दोनों को हल करके जो आएगा वो स्टेप नंबर 5 होगा। अब हम कह सकते हैं कि C4 और सी डबल डैश श्रेणी क्रम में,
काय में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे C4 व C" श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अब ये जब श्रेणी क्रम में है, तो जब श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला लगा दीजिए। मान लिया इन दोनों को हल करने पर तुल्य धारिता C आती है, तो 1/C = C4 + 1/C". ठीक है, तो C4 का मान कितना है, C4 का मान है 200, तो 1/200 रख दीजिए। और C" का मान नहीं, C" का मान 200 है और C4 का मान कितना है, 100। अब बच्चे गलती मान सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, C4 की जगह पे 200 लिख देते हैं। देखिएगा, चाहे आप इसको मिटा दीजिए चाहे इसको। देखिए एक चीज, C4 का मान कितना था, 100 है, तो 1/100 C4 की जगह पे हो गया और C' की जगह पे 200 हो गया। 1/100 और प्लस में 1/200। कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं, चाहे 1/200 हम इधर लिखते और 1/100 हम उधर लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आंसर जो पहले आता वही आंसर अब भी आएगा, ठीक है, वो बदलने वाला नहीं है। ऐसा तब होता है जब केवल यहाँ पे प्लस चिन्ह हो, माइनस होगा तो बावला मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, बवाल मच जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं, अगर यहाँ माइनस हुआ और फिर उल्टा नीचे इधर उधर कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा, निशानवा माइनस में आने लगेगा। लेकिन प्लस में है तो चलेगा, प्लस में चाहे इसको उठा के उधर रखो चाहे इसको उठा के उधर। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, 3 + 2 कहो तब भी 5 ही होगा, या फिर 2 + 3 कहो तब भी 5 ही होगा, कोई फर्क है, आंसर तो सेम आ रहा है, केवल क्या है, रूपरेखा बदल गई, इसका जो रंग था वो बदला है। रंग समझते हो, रंग का मतलब है देखने वाला तरीका, देखने, रंग रंग वो तो थोड़ा दिखता कैसा है, आकार भी बदल गया है। 3 पहले इधर लिखा था, 2 उधर लिखा था, तो अभी 5 हुआ था, 2 को इधर लिख दिया गया, 3 को उधर, तो इसका रूप रंग बदल गया, बस और कुछ नहीं हुआ है, आंसर वही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, 1/100 + 1/200 को कैसे हल करेंगे, बड़ा बवाल है। 1/100 1/200 को हल करने के लिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप सीखिए, ठीक है। कमेंट करिएगा, अगर काफी ज्यादा कमेंट रहेंगे तो सिखा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 200 यहाँ पे है और 100 यहाँ, एलसीएम लेना है। तो अब देखिए, इसमें ये देखा जाता है कि ये दोनों जो नंबर हैं ये कटेंगे किससे, ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे ये कट जाए। तो ऐसा नंबर 100 है ना, 100 से काट दीजिए, 100 दूनी 200 होता है, 100 एकम 100 होता है, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, एक तो ऐसे रहेगा, ठीक है, एक ऐसे नोट कर लीजिए, नीचे 1 और 1 आना चाहिए, बस क्या आना चाहिए, 1 और 1। फिर इन दोनों की गुणा करा दीजिए, 100 की गुणा 200 से, 2 से करोगे 200 आएगा, तो कहने का मतलब एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 200, कितना आ जाएगा, 200। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम आ गया 200, जो 200 आया है इसको 100 से भाग करो, ये जो 200 आया है इसको 100 से भाग करो, 100 से जब भाग करोगे तो आएगा 2 बार, 2 एकम 2, और इसकी जो आया है 2, उस 2 की गुणा करो 1 से तो आंसर 2 आएगा। समझ पाए ना, प्लस वीडियो को रोक करके या धीमा करके आप देख सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं, यूट्यूब ने सारी सुविधा दे रखी है, फैसिलिटीज सारी अवेलेबल कर रखी है, जब तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो कभी सीख नहीं सकते हो। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, ठीक, अपनी सोच को बदल लीजिए। कोई भी वीडियो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो तुमको सुधार पाए, सिर्फ तुमको छोड़ करके, ठीक है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो वो खुद तुम हो जो अपने आप को बदल सकते हो, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो तुमको बदल दे। समझ पा रहे हो नहीं? एक कहावत है कि पैर में लगी हुई चोट व्यक्ति को समझदारी से चलना सिखाती है, ठीक है, जबकि दिल पर लगी हुई चोट व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ समझदारी से जीना सिखाती है। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए हमारे कहाँ पे लगी, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे समझिएगा। 200 को अगर 200 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। 200 को 200 से भाग करने पर आंसर 1 आएगा, तो जो 1 आया हुआ है उस 1 की गुणा करो 1 से, तो यहाँ मिलेगा कितना, 1 का ही ना,
2 और 1 ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 200। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर कंप्लीटेड आ चुका है? तो आप लोगों का आंसर होगा जी सर। लेकिन हम कहते अभी आंसर नहीं आया। हमने ये कहा था कि 1/c जो है वो तुल्य धारिता नहीं है, केवल c माना था धारिता। जो ओनली c जो है, इन दोनों की इन दोनों की c जो है वो तुल्य धारिता है, ना कि 1/c। तो आपको 1/c निकाल करके नहीं देना है, आपको निकाल करके देना है वो है c। आपको क्या निकाल के देना है? आपको c निकाल करके देना है। तो इन दोनों को आप पलट दीजिए। जब दोनों को पलट दोगे तो c बराबर आ जाएगा 200/3। और ये माइक्रो फैरेड में था, तो माइक्रो फैरेड में ही आंसर है। और यही आपका सुंदर सा आंसर है। ओके, ये आपका सुंदर सा आंसर आ चुका है, c बराबर 200/3। मतलब इन दोनों को हल करने पर, इन दोनों को हल करने पर देखिएगा, इन दोनों को हल करने पर यहाँ पे क्या आता है? इसको हल करने पर अगला आएगा ये इस टाइप से। नीचे दिख तो रहा नहीं होगा, दिख रहा है, ठीक है। ए और बी, इन दोनों को हल करने पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। उसका मान आया है 200/3। यही आपका आंसर। अगर आप इस टाइप से डायग्राम वाइज करना चाहते हैं तो डायग्राम वाइज भी कर सकते हैं। आंसर मतलब आप यहाँ तक करिएगा, पूरे टोटल नंबर देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। लेकिन अब अगर इस टाइप से आप नहीं कर पाते तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं लिख करके। केवल एक बार ऐसा डायग्राम बना दीजिए, फिर इसी को देख देख करके आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा इस टाइप से करता है उसको भी कैलकुलेशन ये वाली करनी ही पड़ती है बाहर से। उसको कहीं ना कहीं रफ कॉपी पे इसको करना होता है। अगर जरा सी मिस्टेक हुई ना, ठीक है, तो टेबलेट अगर इधर से उधर बुखार की जगह पे कोई दूसरी दे दिया ना तो रिएक्शन कर जाएगी, और रिएक्शन कर गई तो बवाल खड़ा। ठीक है, मरीजवा मर जाएगा, वहां पे ऐसे आंसर नहीं आएगा। अगर कुछ और दिक्कत हो गई ना जरा सा भी, नीचे आंसर नहीं आएगा, नीचे आंसर नहीं आएगा तो क्या है, नंबर वह पूरे देगा नहीं। ठीक है, नंबर पूरा मिलेगा नहीं, एग्जामिनर गुस्सा जाएगा। ठीक है, पूरा काट देगा, 0 नंबर दे देगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम इसको रफ कर देंगे, फिर अगला क्वेश्चन। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है श्रेणी क्रम वो समांतर पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जब करोगे तो और अच्छे से हर चीजें आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं, उसमें भी यही चीज पूछा गया है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता। छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। 2012 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2012 में।
क्वेश्चन नंबर ये 3 है और किताब में 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ए व बी के बीच में तुल्य धारिता बताइए। क्या पूछ रहा है? ए व बी के बीच में तुल्य धारिता। ए ये रहा और बी ये रहा। ए और बी को तुमको पकड़ना है, मतलब बेस ये वाला बनाना है, बाकी इन दोनों को हल करना है। क्या करना है? इन दोनों को हल करना है। तो अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, यहाँ पे ये जो वायर है पूरा, ये यहाँ पे क्या है, कहीं मतलब कटा हुआ नहीं है, दो रास्ते नहीं बन रहे यहाँ पे। ये इस टाइप से है, ऐसे आया फिर ऐसे आके केवल यहाँ पे ऐसे मोड़ करके फिर ऐसे बना दिया गया। ठीक है, मतलब ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। ये पहला संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी। ठीक है, ये इसकी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी है। यदि आप इधर से आ रहे हैं तो, यदि आप इधर से देख रहे हैं तो ये वाला पहला संधारित्र हो जाएगा, ये दूसरा संधारित्र हो जाएगा। तो अगर ये पहला संधारित्र है तो इसकी ये वाली दूसरी प्लेट हो जाएगी, और इस वाले की ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। तो इस संधारित्र की अगर हम इधर से जाएं, बी से सी जाए, सी से ए जाए, तब हम चेक करें कि ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा, और ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं या नहीं। तो हम चेक करेंगे इस वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट, इस वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से सॉरी, इस वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, अर्थात ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो हम इनका नामकरण कर देंगे। इसका नाम C1 रख देते हैं, इसका नाम C2 रख देते हैं, इसका नाम C3 रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, क्योंकि C2 व C3 C2 व C3 श्रेणी क्रम में, किसमें है बाबू? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो हमको तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। इनकी तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C डैश है, तो बराबर होगी C2 प्लस 1/C3 के योग से। अब इसका मान रख दीजिए, C2 का मान कितना है? 3 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ 3 रखोगे, और C3 का मान कितना है? 6 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ 6 रखोगे। अब फिर से बवाल हुआ, 1/3 प्लस 1/6 को हल करना है। बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना। अरे कुछ नहीं है यार इसमें, समझिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जरा सा भी। ठीक है, आप ब्रेन को फालतू में प्रेशर डालने लगते हैं, जो है ना, हम तुम्हारे साथ तो काहे परेशान। चलो देखो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6 है ना, फिर से लासा लीजिए 3 और 6 का, 3 और 6 का लासा, ये 3 रहा, ये 6 रहा। ठीक है, तो आप क्या करना, ऐसी कोई नंबर ढूंढिए जिससे 3 भी कैंसिल हो जाए और 6 भी कैंसिल हो जाए। तो 3 ही जो नंबर है, वो नंबर 3 ही है जिससे 3 एकम 3 कैंसिल हो जाता है और 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? अब फिर से देखो, एक तो सबसे डिवाइड हो जाता है, सबसे कट जाता है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे डाल लिया जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 मतलब 6 होता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो 6 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। छोटी लाइन मिलके बड़ी लाइन हो गई। अब समझिएगा, यहाँ 3 को 6 से भाग करो, 3 को नहीं, 6 को 3 से भाग करो। ये वाला जो 6 आया है, 6 को 3 से भाग करो तो आंसर आ जाएगा हमारा 2, 2 तिया 6 होता है। प्लस आगे कौन सा निशान है? प्लस, तो प्लस लगाएंगे। फिर इस 6 को इस 6 से इस 6 को इस 6 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1। तो ऊपर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 3, और नीचे कितना आ जाएगा? 6। और इधर क्या चल रहा था? 1/C डैश। तो 3/6 आ गया ना। और हम माने थे कि ओनली C डैश जो है, ओनली C डैश जो है इन दोनों की तुल्य धारिता है, ना कि 1/C डैश, ना कि 1/C डैश, ना कि 1/C डैश इन दोनों की तुल्य धारिता है। हमने केवल कहा था कि जो C डैश है वो इसकी तुल्य धारिता है, ना कि 1/C डैश। तो दिमाग में बात बैठी कि नहीं बैठी? अब समझिए, यहाँ पे इसको पलट दीजिए। जैसे ही इसको पलटेंगे तो ये C डैश तो ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आएगा, तो एक का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऊपर ये 6 पहुंच गया, नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आया 2 माइक्रो फैरेड। तो मतलब C डैश इज इक्वल टू आ गया 2 माइक्रो
फेरेड। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? हाँ चलिए भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, इस वाले बवाल को हटा देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रंग रूप अपना कैसे बदल रहा है। ये खरबूजे की तरह रंग भी बदलता है। ठीक है, गिरगिट है, गिरगिट सातों रंग बदलता है, ऐसे ये भी बदल रहा है। इन दोनों को हल करके क्या आया, पहली बात तो ये हो गया बिंदु बी और ए, ये बिंदु बी हो गया, ये ए हो गया। अब इन दोनों को हल करने पर आया है तो एक संधारित्र है वो ऐसे दिखा हुआ है। इन दोनों को हल कर दिया, ये सी गायब हो गया, अब सी वाला पॉइंट था वो हट गया। ए बी कितना आ गया, सी डैश आ गया, यहाँ पे सी डैश आ गया, यहाँ पे कौन था, सी वन। ये कितना था, 2 माइक्रोफेरेड था, ये वाला 2 माइक्रोफेरेड था, ये कितना आया है, 2 माइक्रोफेरेड। अब देखिएगा, अब ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में, क्योंकि इसकी पहली प्लेट बिंदु बी से, इसकी दूसरी प्लेट बिंदु ए से, तो हम लिखेंगे सी डैश व सी वन समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सी डैश व सी वन समांतर क्रम में, काहे में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है, जब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो इसका मतलब है कि इनकी तुल्य धारिता भी होगी। तो तुल्य धारिता इनकी हम सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे सी बराबर होगी सी डैश व सी वन। तो सी डैश का मान कितना आया है, 2, और सी वन का मान भी कितना है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड। तो आंसर सी बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरेड। आंसर सी बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरेड। अगर हम कहें कि अब ये वाला, ये भाई साहब अपना रंग कैसे बदलेंगे, आकार कैसे बदलेंगे, तो अगला स्टेप देख लीजिए। अगर आप स्टेप से हल कर रहे हैं तो अगला स्टेप जो होगा वो हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 जो है वो आ जाएगा ये हो गया बी बिंदु, ये हो गया ए बिंदु, इन दोनों को हल करने पे कौन आया है, सी, वो है 4 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका बाबू सुंदर सा एक आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है, जिसका आंसर आया है 4 माइक्रोफैरेड। कितना आया है, 4 माइक्रोफैरेड। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यदि आपको यदि आपको और भी वीडियो इसी टाइप के चाहिए तो हमारे आप गोल्डन एस्पीड चैनल पर विजिट करिए, गोल्डन एस्पीड। ठीक है, आप इस चैनल पर आकर के विजिट करिएगा, और जब आप इस चैनल पर देखेंगे तो आपको हर टाइप के वीडियो मिल जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, हर एक चैप्टर की थ्योरी मिल जाएगी, और हर एक फार्मूले पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इसको नोट करिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ गरम और बताएं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए और हमारे साथ पढ़ने में आनंद आता है, फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है, कॉन्सेप्ट में कोई कमी हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो, कोई क्वेश्चन करना हो, आपका कोई पर्सनल भी क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सारे जवाब देंगे। आपके कमेंट को पढ़ करके अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अगला वीडियो आएगा वो संधारित्रों के संयोजन पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आईआईटी जेई तक के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो अगला वीडियो आप देखने के लिए रेडी रहें। अगला वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।